हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो सब लोग। डाउट्स आपके जिस तरीके से निकल रहे हो उस तरीके से पता तो चल रहा है कि प्रिपरेशन डीपली हो रही है। लेक्चर नंबर 8 को कंटिन्यू करने से पहले लेक्चर नंबर 7 की ओर थोड़ा जाते हैं, जैसे हर वक्त हम करते हैं। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे। फैराडे का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, कुछ फॉर्मूलाज वहां पे डिराइव किए थे, ठीक है ना। वहां पे हमने वेट की बात कर ली थी, मोल्स की भी बात कर ली थी, लेकिन एक बात बाकी रह गई थी, वो था वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करते हैं, बहुत इजी है, उसका डेरिवेशन भी इतना कुछ है नहीं, लेकिन उसके लिए जो आपके कुछ फॉर्मूला जो आपकी मेन है वो तो आपको याद होने ही चाहिए, जो हमने डिराइव ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था सबसे पहले मोल का, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था वेट का, क्या हमें मिलने वाला है, कैपिटल रखता हूं जैसे लास्ट लेक्चर में रखा था, आपको पता चले। पहले हमने W का फॉर्मूला डिराइव किया था, मोल का फॉर्मूला बाद में लिखते हैं। W का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या किया था, मॉलिक्यूलर मास इनटू IT वॉल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू IT वॉल डिवाइड बाय 96500 इनटू n फैक्टर। क्लियर। फिर हमने इसको और आगे तब्दील किया था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। रिकैप करवा रहा हूं, फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। mm बाय n फैक्टर को हमने इक्विवेलेंट मास कह दिया था इनटू IT वॉल डिवाइड बाय 96500, तो भी हमारा W का फॉर्मूला था। इसका हमें यूज करना था कि कब ये फॉर्मूला यूज करते थे, जब मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला जब इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना, दिमाग में रखना अच्छे तरीके से। एक और मोल का फॉर्मूला इस फॉर्मूला से डिराइव किया था। इस mm को जब हमने डिवाइड में लिया तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था n का। क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ था, n इज इक्वल टू, ये गिवन बाय मॉलिक्यूलर हो गया था, सामने ऊपर क्या रह गया था, सिर्फ और सिर्फ IT, क्या रह गया था, IT डिवाइड बाय 96500 इनटू n फैक्टर। और इसी फॉर्मूला के ऊपर से हमें पता चला था कि n और n फैक्टर यानी कि मोल और n फैक्टर दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली चल रहे हैं। याद आया। ये सारे फॉर्मूला जो है हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखे हुए हैं, आपको बस अच्छी तरीके से जानना है उसको और पहचानना है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव करके रखे, और उसके ऊपर से एक और फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था जब हमारे पास रेशियो फॉर्म हमें लेना था n और n फैक्टर का। तब हमने n ऑफ कैथोड बाय n ऑफ एनोड इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन n फैक्टर ऑफ कैथोड का फॉर्मूला डिराइव किया था, जो हमें बहुत काम में आने वाला है। इतने फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखे हैं, ये मैंने आपको रिकैप करवाया है, ये चीज हम पढ़ के आए हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। n मोल वेट, लेकिन वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना है समझिए, थोड़ा बहुत इजी है। जैसे कि मैं वॉल्यूम की फिलहाल बात कर रहा हूं कि वॉल्यूम यानी कि मुझे जब V ढूंढना हो, तब अगर मुझे मोल पता हो, क्या, इफ, अगर मुझे इस फॉर्मूला के ऊपर से इफ वी नो मोल, अगर मुझे मोल पता है, क्या पता है मुझे, मोल, तो मैं इस वॉल्यूम को सीधा ढूंढ सकता हूं। कैसे, इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी है, लेकिन पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं, जो मैंने कहा था ZW में काम में आएगा। वॉल्यूम V अगर ढूंढना हो और मुझे मोल पता हो, जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ के आए थे, मोल इनटू जो वॉल्यूम स्टैंडर्ड है 22.4 लीटर एट STP, तो आप डायरेक्ट वॉल्यूम ढूंढ पाओगे। तो ये वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें अगर मोल पता है तो कर सकते हो, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी है। अल्टरनेट फॉर्मूला क्या है, जो हमने पढ़ के आया था, हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन था, PV इज इक्वल टू nRT। इसमें हमें वॉल्यूम ढूंढना हो, ये कब काम में आएगा, जब हमें टेम्परेचर दिया गया है और प्रेशर दिया गया है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम हम यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमें जो 3 चीजें पढ़नी थी, कौन सी 3 चीजें, वेट, वॉल्यूम एंड मोल, ये तीनों 3 चीज को किस तरीके से ढूंढेंगे, उनके हर एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी डिराइव करके दे दिए है, ठीक है। चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा है, उसी तरीके से उसको ग्रास्प करते रहिएगा, आपको सम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, इवन थियरीज में भी, ठीक है। तो जो V यहाँ पर, V हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया है nRT बाई AP, यानी कि हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मिल गया है, हमें वेट का फॉर्मूला भी मिल गया है, हमें मोल का फॉर्मूला भी मिल गया है। जो सारे फॉर्मूला हमने डिराइव किए, इसके ऊपर से
फैराडे के फर्स्ट लॉ के ऊपर से ये सब के सब, ये सारे के सारे फॉर्मूला, ये जितने फॉर्मूला हमने जो डिराइव किए हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला कौन किसके ऊपर से डिराइव किए हैं? हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ के ऊपर से। किसके ऊपर से? फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्लियर? चलिए अब उसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और हम कट करते हैं, सॉरी माफ कीजिए, कन्वर्ट करते हैं इस फैराडे के फर्स्ट लॉ के इन सारे फॉर्मूला को किसके अंदर? फैराडे के सेकंड लॉ के अंदर। जो भी आप 10th में पढ़ के आए हो, सेकंड लॉ जो है वो क्या था आप दिमाग में रखिएगा। फैराडेज सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के फैराडे के दो लॉ थे, उसमें पहला लॉ हमने पढ़ लिया कि जितना चार्ज पास करोगे उतनी प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, साथ में अब हम सेकंड लॉ जब पढ़ रहे हैं तब सेकंड लॉ जो है वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास के ऊपर। किसके ऊपर? इक्विवेलेंट मास के ऊपर। इसका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा टेढ़ा है, पर टेढ़ी चीजों को सीधा करना हमें अच्छी तरीके से आता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर देंगे, फिगर के ऊपर से पूरा स्टेटमेंट मैं आपको याद रखवा दूंगा, क्योंकि फिगर जो है वो आप लोग बहुत बेहतरीन बनाते हो, मैंने होमवर्क के अंदर देखा है। तो ठीक है, थोड़ी ट्राई करो अच्छी बनाने की, पेंसिल का यूज करो, पेन का यूज मत करो। फिगर की जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे आप जैसे बोर्ड में पेपर लिखने जाओगे तो वहाँ पेन से ड्रॉ करोगे नहीं, ठीक है, पेंसिल का यूज करो और प्रॉपरली बनाते जाओ सारी चीजों को। तो जो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर बनाओगे तो ही एग्जाम में प्रॉपर जाएगा। फैराडे सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सेकंड लॉ पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये जितने फॉर्मूला आपने डिराइव किए उसके ऊपर से फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो कहता क्या है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ऐसा कहा था ना कि भाई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना है, उसके अंदर एनोड कैथोड डालना है, करंट पास करना है, जितना चार्ज पास करोगे उतना कैथोड के ऊपर हमें डिपॉजिट मिलेगा, जो भी मेटल है या गैसियस है जो भी है वो, ठीक है। लेकिन सेकंड लॉ ये कहता है कि जब आप कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं लो बल्कि 2 लो, 3 लो, 4 लो या 10 लो, एक साथ आप बहुत सारे सेल को कनेक्ट करते हो, 2 और मोर देन 2 इन शॉर्ट, क्लियर। तो उस वक्त वो दोनों सेल उसके साथ जो भी प्रोसेस होगी वो दोनों सेल के कैथोड या एनोड पे हमें जो डिपॉजिट किया गया मेटल या गैसियस मिलेगा वो उसको लेके पूरा लॉ यहाँ पे इसने दिया हुआ है। वो क्या है जरा देख लेते हैं, फिगर समझना थोड़ी। मैं यहाँ पे 2 सेल को कनेक्ट कर रहा हूँ, 2 सेल को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। किसके अंदर? सीरीज के अंदर 2 सेल में ले रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहा हूँ, उसको मैं किसमें कनेक्ट कर रहा हूँ? सीरीज के अंदर। ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 बीकर ले लिए है, उसको मैं सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नंबर 1 नाम देता हूँ, इसको मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नाम 2 दे देता हूँ, नंबर 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है, समझ लेना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एनोड कैथोड कौन है? अब उन दोनों को मैं किसमें कनेक्ट कर रहा हूँ? सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ। किसके अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ? सीरीज कनेक्शन है, ये क्या है? सीरीज कनेक्शन। मैं ये पूरे सेल को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ? सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है तो आप 10th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, उसको टेल टू हेड कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों सेल जो है उसमें एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव मैंने कह दिया है, एक इलेक्ट्रोड को मैंने नेगेटिव कह दिया है और अंदर के दोनों इलेक्ट्रोड को मैं जोड़ दे रहा हूं, यानी कि ये हो गया पूरा सीरीज कनेक्शन हो गया, ठीक है। पूरा क्या हो गया है? सीरीज कनेक्शन हो गया। अब ये जैसे कि पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? ये पॉजिटिव, याद रखिएगा ये पॉजिटिव है तो ये क्या कहा जाएगा? एनोड कहा जाएगा, ठीक है। अगर ये एनोड है तो साथ में कौन होगा? कैथोड होगा।
सेम यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है तो ये कौन होगा, ये कैथोड होगा। तो उसके बाजू वाला साथ में जो है वो कौन हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। चलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, आइडेंटिफाई करते करते हमने ये लिख दिया है कि हमारा एनोड और कैथोड जो है वो कौन सा है। हमने इस पूरे सेल को किसमें कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। समझ में आई बात। और हमने इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कर दिया है। चलो मैं सॉल्यूशन को भी दिखा देता हूँ, आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। किसी भी प्रकार का हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया है। वो क्या है वो फिलहाल हमें नहीं देखना है, क्योंकि हम फिलहाल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेके समझाऊंगा कि किस तरीके से बना है ये सेल, किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, कैसे हमें कैथोड पे या एनोड पे कुछ प्रोडक्ट मिलने वाली है, एनोड पे कुछ प्रोडक्ट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। वो सारी बातें हम अगले टॉपिक के अंदर सीखेंगे। फिलहाल इस फिगर को मैंने सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए। ठीक है। अब फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा, समझना थोड़ा अच्छी तरीके से, अगर आप दो या दो से ज्यादा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमें ये जो एनोड कैथोड जो है उनके ऊपर डिपॉजिट हुई जो भी मेटल या जो भी प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट कहते हैं फिलहाल उसको, जो भी प्रोडक्ट है वो सारी की सारी प्रोडक्ट का रेशियो वो उन प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट मास की रेशियो के साथ क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि जैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, जैसे यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट ए मिल रही है, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट बी मिल रही है, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट सी मिल रही है और यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट डी मिल रही है। क्या मिल रही है, मुझे अलग अलग प्रकार की ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है, चार। तो क्या लॉ क्या कहता है, मैं आपको पहले स्टेटमेंट फॉर्म के पहले मैं आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म समझा देता हूं कि क्या वेट ऑफ एनोड रेशियो, माफ कीजिए, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, वेट ऑफ डी, ये चारों चार का रेशियो किसके इक्वल जा रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए रेस टू इक्विवेलेंट मास ऑफ बी रेस टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सी रेस टू इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। यानी कि स्टेटमेंट ये कहता है, समझना स्टेटमेंट। अब थोड़ा मैं पहले आपको हिंदी में समझा रहा हूं, उसके बाद हमें इंग्लिश में स्टेटमेंट प्रॉपर लिखना है, मैं आपको लिख के बताऊंगा। क्या कि जब आप सीरीज कनेक्शन में, समझना, जब आप दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज कनेक्शन के अंदर जोड़ते हो, तब उनके इलेक्ट्रोड पे मिलने वाली प्रोडक्ट के वेट का रेशियो किसके इक्वल होता है, उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल। ठीक है, समझ में आई बात। दिमाग में रखना, जो समझा रहा हूं बार बार आप स्टेटमेंट सुनो, दिमाग में बैठ जाएगा। क्या है, लिखते हैं उसको सबसे पहले, क्योंकि ये मैं लिखवा रहा हूं स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत काम का है, आता है एग्जाम के अंदर। क्या, फॉर एनी series connection, for any series connection, for any series connection of two or more than two, समझना, for series connection of two or more than two electrolytic cell, मैं इसी लिख रहा हूं, दिमाग में रखना। क्या, for any series connection of two or more than electrolytic cell, the product of, समझना, प्रोडक्ट जो मिलने वाली है वो, the product electrolytic cell, the, अब कीजिए, electrolytic cell, weight of the product, weight for any series connection of two or more than two electrolytic cell, रेशियो लिख देते हैं साथ में तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या, क्योंकि हमने रेशियो लिया हुआ है। for any series connection of two or more than two electrolytic cell, the ratio of the product और weight लिख सकते हो आप, the ratio of the weight of deposited on electrode, समझना। क्या,
फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जब सीरीज कनेक्शन के अंदर जोड़ते हो तब उनके इलेक्ट्रोड के ऊपर मिलने वाली प्रोडक्ट के वेट का रेशियो, क्या उनके इलेक्ट्रोड के ऊपर मिलने वाली प्रोडक्ट के वेट का रेशियो, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वेट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट of weight which deposited on electrode, क्या रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट, क्या रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट, याद रखिएगा, which deposited on electrode is equal to equivalent mass ratio of their product। समझ में आई बात? क्या फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 or more than 2 electrolytic cell, ratio of product of weight which deposited on electrode is equal to the equivalent mass ratio of their product। उनके equivalent mass के साथ वो क्या जाएगा, इक्वल जाएगा। ये खास दिमाग में रखेगा क्योंकि इसका हमें बहुत ही ज्यादा यूज करना है, बहुत ही ज्यादा हम इसका यूज करने वाले, समझना। अब ये जो सेकंड लॉ है उसको हमें प्रूव करना है, किस तरीके से वो प्रूव हुआ है उसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसका सेकंड लॉ, उसने ये तो कह दिया कि भाई ये इसके जो मास है वो इसके मास के साथ इक्वल बैठ रहा है, रेशियो के साथ इक्वल बैठ रहा है, पर कैसे? मैं एक एग्जांपल लेके आपको वो चीज प्रूव करता हूँ, आपको समझ में आएगा। हम फिर से फिगर ड्रॉ करेंगे, आपको समझ। यही चीज हम वापस ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसको प्रॉपर एलिमेंट के साथ समझेंगे। एलिमेंट के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने उसको जोड़ा था और हमें जो चीज लानी है वो हमें प्रूव जो करना है वो किस तरीके से हम प्रूव करेंगे और क्यों ऐसा होता है कि इक्विवेलेंट मास के साथ वो प्रॉपरली कनेक्टेड रहता है। चलो इसको मैं सबसे पहले तो सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, यानी कि ये जो है वो हमारा सॉल्यूशन में अंदर जो ये जो है हमारा वो एनोड है और ये जो है वो हमारा कैथोड है। तो सेम यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉरी हमने एक सॉल्यूशन भरा, कौन सा सॉल्यूशन भरा है वो भी मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ थोड़ी देर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो यहाँ पे बनाया हुआ है सेम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम काम करेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लेने हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड हम कैथोड का जो लेने वाले हैं वो सपोज मैं लेता हूँ जिंक का इलेक्ट्रोड। सेम एनोड भी किसका लूंगा, मैं जिंक का इलेक्ट्रोड लूंगा। जैसे यहाँ पे मैं एनोड है वो कॉपर का ले रहा हूँ तो ये भी मैं क्या लूंगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड लूंगा। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन के अंदर भर दिया है ZnSO4 और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन के अंदर भर दिया है CuSO4, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन के अंदर। अब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर किस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि भाई जैसे यहाँ पे जिंक है, खुद प्रोसेस के अंदर टेक पार्ट करेगा। हमारा जो कैथोड, इसके लिए ये जो हमारा सेल 1 है, सेल 1 के लिए हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो भी आप जानते हो किस तरीके से मिलने वाली है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो भी आप जानते हो किस तरीके से मिलने वाली है। अब वो मैं आपको वापस रिकवर नहीं करवाऊंगा, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करो, देखो, खुद जानो कि यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी एनोड कैथोड पे, यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी एनोड कैथोड पे, ठीक है।
चलिए देख लिया। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या मिलने वाला है। एनोड पे तो हमें यहाँ पे दोनों में से किसी जगह पे कुछ मिलने ही नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो कौन सा सेल हो जा रहा है, ये जो रिफाइनिंग वाली प्रोसेस थी वही हो जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैथोड और एनोड पे एक साथ तीन चीजें दौड़ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट का कौन सा सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक्वियस सॉल्यूशन लिया हुआ है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कौन सा सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक्वियस सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, जिंक सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन, जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, यानी कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोड पे वापस तीन तीन चीजें दौड़ रही है। ठीक है, यानी कि जिंक, वाटर और कैटायन एनायन तीन एक साथ दौड़ रहे हैं। और इसी प्रोसेस के लिए आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाली है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप लोग को पूरा लिख के बताना है। आपको होमवर्क के अंदर भी पूरा लिख के बताना है प्रोडक्ट किस तरीके से मिली। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई जैसे यहाँ पे सेल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है वो मेरा सेल 1 है, ये जो है वो मेरा सेल 2 है। सेल 1 की मैं बात कर रहा हूँ। सेल 1 के ऊपर मुझे जो प्रोडक्ट मिल रही है वो प्रोडक्ट दोनों के इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट मिलेगी। वो प्रोडक्ट कौन सी मुझे मिल रही है? जिंक मिल रही है। ठीक है, क्योंकि उसके इक्वेशन मैंने लिख के रखे हुए हैं। दूसरी बात, सेकंड नंबर का जो सेल है वहां पे मुझे जो प्रोडक्ट मिल रही है वो प्रोडक्ट मुझे कौन सी मिल रही है? कॉपर। ठीक है, तो जिंक और कॉपर दो प्रोडक्ट मुझे अलग अलग तरीके से वहां पे मिल रही है। अब समझिए, अगर वहां पे प्रोडक्ट जिंक और कॉपर मिल रही है दोनों के अंदर, दोनों सेल को हमने कनेक्ट भी कर दिया है, तो दोनों के इक्वेशन भी आप जानते हो। यहाँ पे एनोड पे जो इक्वेशन मिलने वाला है, Zn gives Zn+2 इलेक्ट्रॉन माइनस। सेम कैथोड पे Zn+2 इलेक्ट्रॉन माइनस gives Zn। सामने कॉपर के अंदर भी सेम रिएक्शन हमें मिलने वाला है। अब हम वो चीज को डिराइव करेंगे। अब फॉर्मूला पे आओ। फॉर्मूला क्या करता है? वेट का फॉर्मूला अगर मुझे ढूंढना हो, वेट का, देखो इक्विवेलेंट मास के लिए, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट मास की बात हो रही है, इक्विवेलेंट मास के लिए मेरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अगर मैं रखूं तो मुझे एक्चुअल में ये जो लॉ है वो लॉ के तहत मैं क्या कह सकता हूं? अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, मैं यहाँ पे इस सेल के ऊपर से क्या कह सकता हूं कि वेट ऑफ जिंक डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। क्लियर ना? क्योंकि उसका रेशियो, उसका स्टेटमेंट ये कहता है। अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे ये कैसे आया। देखिए, वेट का फॉर्मूला क्या है समझिए। वेट ऑफ जिंक, हमारा फॉर्मूला कहता है वेट इक्विवेलेंट मास, यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इनटू IT वर्ल्ड डिवाइड बाय 96500। क्लियर? सेम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, सॉरी, फॉर वेट ऑफ कॉपर में अगर ढूंढता हूं, फॉर वेट ऑफ कॉपर क्या मिलेगा मुझे? इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इनटू IT वर्ल्ड डिवाइड बाय 96500। अब इन दोनों का जब मैं रेशियो लेता हूं तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं। ये डिवाइड बाय ये, यानी कि ये बाय ये लूंगा तो ये जो IT कट हो जाएंगे, 96500 कट हो जाएगा और मुझे इक्वेशन में क्या मिल जाएगा? ये जो है उसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं, इसको मैं अगर इक्वेशन 2 कहता हूं। बायो वाले थोड़ा ध्यान रखना किस तरीके से सॉल्व किया गया है। जिंक 1 डिवाइड बाय 2 मैं क्या करता हूं? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, मैथ्स वाला समझ जाएगा कैसे आया। 1 डिवाइड बाय 2 है तो क्या होगा? W ऑफ जिंक डिवाइड बाय W ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, ये सारी चीजें कट होगी तो मुझे क्या मिल जाएगी? इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। यानी कि यहाँ पे फैराडे का जो लॉ है वो भी प्रॉपर तरीके से हमने डिराइव किया है। क्या हुआ? हमने जो लॉ है उसको डिराइव करके बता दिया। यानी किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन हमारे पास हो तो आप प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हो और प्रोडक्ट को ढूंढ के आप उस लॉ को क्या कर सकते हो? एप्लीकेबल कह सकते हो। यानी कि हमारे पास अब देखो, मोल का फॉर्मूला था, वेट का फॉर्मूला था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था। सेकंड लॉ से एक और फॉर्मूला मुझे मिला है, वो क्या है? ये क्या? रेशियो ऑफ वेट। वेट का जो रेशियो है वो मुझे फॉर्मूला मिला हुआ है और वही फॉर्मूला मैं क्या करूंगा? डिराइव करूंगा। अब इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी सारी चीजों को यूज करेंगे, ये सारे फॉर्मूला को यूज करेंगे और टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और साथ में कुछ डाउट्स है आपको, उसको भी मैं अगले लेक्चर के अंदर क्लियर करवाऊंगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।